Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो वेलकम पीपल, दिस इज़ योर विजय हेयर। और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर को दोबारा से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के 2 चैप्टर पहले ही अपलोड कर दिए। दोस्तों ये चैप्टर 3rd है और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन यानी कि चुनाव और प्रतिनिधित्व ये चैप्टर आ रहा है। ये वीडियो का पहला पार्ट है दोस्तों। इस पूरे चैप्टर के 3 पार्ट आएंगे। हमने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों के डिमांड के हिसाब से हमने इन वीडियोस को बनाना स्टार्ट किया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पूरे चैप्टर की मेन टॉपिक क्या है और इस पूरे चैप्टर के अंदर हम चुनाव से रिलेटेड और जो हमारे भारत देश के साथ साथ और देशों के अंदर चुनाव के सिस्टम होते हैं वो हम समझने की इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे। ओके, तो नाउ अब आप देखेंगे टॉपिक्स, मतलब पूरे चैप्टर के अंदर दोस्तों जो टॉपिक है वो क्या है हम वो समझेंगे। जैसे पूरे चैप्टर के अंदर हम जानेंगे डिफरेंट मेथड ऑफ इलेक्शन, मतलब जो भारत के अंदर इलेक्शन होते हैं वो मेथड अलग है। इजराइल, हॉलैंड, पुर्तगाल, अर्जेंटीना, इन कंट्री के अंदर जिस टाइप के इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन अलग हैं। दूसरा हम जानेंगे कि हमारे देश में अपनाई गई जो चुनाव प्रणाली है, मतलब अगर इलेक्शन के सिस्टम अलग अलग होते हैं तो हमारे भारत देश के अंदर जिस सिस्टम को अपनाया गया है वो सिस्टम की खासियत क्या है। समझ रहे हैं, मतलब हम अपने भी भारत का कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। ओके, और दूसरा हम जानेंगे कि अगर किसी भी देश के अंदर जो देश के महामहिम चलाने वाले लोग होते हैं अगर वो इलेक्शन जीतने के बाद देश को रिप्रेजेंट करते हैं या देश की सारी पॉलिसीज़ को बनाते हैं तो दोस्तों वो इलेक्शन के थ्रू होके उस प्रोसेस से होते हुए ही गुजरते हैं। इसी वजह से हमारे भारत देश के अंदर इलेक्शन फ्री और फेयर होना चाहिए। उस इलेक्शन को फ्री और फेयर बनाए रखने के लिए हमारे देश के अंदर कौन कौन से प्रावधान और कौन कौन से प्रोविजंस हैं। ओके, और लास्ट में हम देखेंगे अगर इतने सालों से चुनाव हो रहा है, हम 1951 से चुनाव करवाते आ रहे हैं। आपने क्लास 12th के पॉलिटिकल सीरीज़ में देखा भी था कि जो हम इतने लंबे समय से इलेक्शन कर रहे हैं दोस्तों, उस इलेक्शन के आज 2020 आ चुका है और अभी बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या चुनाव के अंदर भी अभी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है या नहीं, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज ये सारी चीज़ें पूरे चैप्टर के अंदर मिलेंगी, लेकिन ब्रेक कर करके, क्योंकि अगर एक ही पार्ट को मैंने बहुत बड़ा बना दिया तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। सो नाउ सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब आपको पता ही है, लोकतंत्र का मतलब एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें जनता अपने नेता को खुद चुन सकती है और इलेक्शन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक टाइमिंग होगी, जनता आएंगे, वोट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, देन उसका जो पर्सन होता है जिनको उन्होंने वोट करी है जनता ने, वो पर्सन जाके जीत जाता है चुनाव के अंदर। तो मतलब इलेक्शन इज नेसेसरी इन लार्ज डेमोक्रेसी। जिन जिन कंट्री के अंदर दोस्तों डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उन कंट्री के अंदर समय के साथ साथ इलेक्शन का होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखते हैं कि ये इलेक्शन एक ऐसे त्यौहार के रूप में इस्तेमाल होता है जिसमें पूरी जनता, भारत की जनता जो है पार्टिसिपेट करती है ना। कोई और त्यौहार हो देख लो, अगर आप रिलीजन के हिसाब से, तो रिलीजन में अगर गणपति बाबा की अगर कोई मूर्ति विसर्जन हो रहा है तो सिलेक्टेड ही लोग करेंगे जो इस कल्चर को मानते हैं। अगर वही साई संध्या हो रही तो जो उस कल्चर को मानते हैं वही करेंगे। दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी, जितने भी ऐसे त्यौहार होते हैं यहाँ पे सब रिलीजन के लोग अपने रिलीजन के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इलेक्शन एक फेस्टिवल है इंडिया के अंदर जिसमें हर व्यक्ति को उस दिन छुट्टी दी जाती है और साथ में सभी व्यक्ति चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जाके वोट डालने जाते हैं। ओके, आई होप यू गॉट सम पॉइंट।
अब हम बात करते हैं लोकतंत्र के अंदर, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर इलेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमारे भारत के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है। डायरेक्ट इलेक्शन भी होते हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शन भी होते हैं। ओके, तो वन बाय वन इन्हें समझते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश की जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर जनता ही है जो अपने नेताओं को चुनती है और वही लोग संसद, सांसद या एमएलए, एमपीज बन के हमारे ऊपर रूल करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो भारत एक ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे करीब हिस्सा है। ग्राम सभा क्योंकि सबसे छोटा है जहाँ पे भी हम इलेक्शन करवाते हैं। ग्राम सभा दैट मीन्स ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं दोस्तों गांव के अंदर, वहां तक भी हमने इलेक्शन को बनाने की कोशिश करी है। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज इम्पॉसिबल इन अ लार्ज कंट्री विद अ ह्यूज पॉपुलेशन। इसलिए हमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट उसकी ज़रूरत होती है। लोगों के चुने प्रतिनिधि द्वारा हम शासन करवाते हैं यहाँ पर। मतलब कहने का सिंपल सा सेंस ये है हमारा कि जनता के द्वारा जो लोग चुने जाते हैं वही गवर्न करते हैं रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। क्यों? क्योंकि जनता को एश्योरिटी हो जाती है कि हमने इस व्यक्ति को चुना है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो द रोल ऑफ सिटीजन इज रिड्यूस्ड, मतलब जनता के द्वारा जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुना गया है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्डर लेगा, फैसले देगा, है ना, और उन ऑर्डर को माना जाएगा। अब यहाँ पे हर सेकंड के लिए जनता की भूमिका इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब जनता ने एक बार वोट कर दिया अपने एमएलए, एमपी या काउंसलर को, उसके बाद जो एमएलए, एमपी या काउंसलर जो भी जिस भी सीट पे आता है वो सीट की कार्यवाही या वो सीट की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को दी जाती है और उसके बाद उसी का ऑर्डर फॉलो किया जाता है। हर बार मीटिंग्स करने के लिए जनता को बुलाया नहीं जा सकता। ओके, तो इसीलिए तो यहाँ पे राजपाल यादव जो है, मैंने इमेज इसलिए इस्तेमाल करी कि थोड़ा सा आपको समझ में आए प्रैक्टिकली। अब हम जानेंगे इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया के बारे में कि इंडिया के अंदर इलेक्शन सिस्टम होता कैसे है। ठीक है, उससे पहले आपको ये जानना होगा कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्शन होते हैं पूरे कंट्री के अंदर वो किस किस टाइप के हैं। तो इलेक्शन के दो तरीके, दो मेथड है जो मोस्टली हमारी कंट्री के अंदर और दूसरी कंट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। सबसे पहले फर्स्ट पास पोस्ट द सिस्टम। दोस्तों पेपर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन और क्लास के अंदर टीचर समझाने में कैपेबल नहीं हो पाता कि फर्स्ट पास पोस्ट द सिस्टम है क्या, और दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दैट मीन्स अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। जो सबसे आगे वही जीते, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये सिस्टम, और दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव ये सिस्टम। इन दो ही सिस्टम के अकॉर्डिंग पूरे देशों के अंदर, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अर्जेंटीना हो, चाहे वो इज़राइल हो, चाहे वो पुर्तगाल हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, कोई सा भी देश हो, उसमें सिर्फ यही दो सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हम चुनाव होता हुआ देखते हैं। मतलब हमारे भारत में भी कहीं ना कहीं फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन थोड़े से मॉडिफाई तरीके से। ठीक है, तो मतलब कि हम भारत के कंपैरिजन में भी देखेंगे और साथ में हम दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में भी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में। तो इसमें आपको सिंपल से एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे घोड़े जो हैं भाग रहे हैं। यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 एंड नंबर 9। ठीक है, अब इतने लोग जो है एक रेस के अंदर दौड़ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब रेसिंग हो रही होती है, घोड़ों की रेस जब हो रही होती है, इनमें से अगर रैंडमली 10 लोग अगर भाग रहे हैं तो 10 लोग अगर भाग रहे हैं, 10 लोगों में से कोई एक ही व्यक्ति जीतता है। जो सबसे आगे सबसे पहले पहुंच जाएगा वो बंदा विनर कहलाएगा, है ना। ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो वो विनर कहलाएगा क्यों? क्योंकि सबसे पहले पहुंचा है। इसकी वजह से दोस्तों इस सिस्टम का नाम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम रखा गया। कैसे? सिंपल शब्दों में समझ लेते हैं। सिंपल शब्दों में मतलब ये
FPTP इसका मतलब ये होता है कि उम्मीदवार जो बहुमत में चुनाव जीत के आया है उसे विजय के रूप में तैयार किया जाता है और इसे फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली ले लीजिए, छोटा सा एग्जांपल, सिंपल शब्दों में कवर करूंगा मैं, ज्यादा यहाँ वहां की कहानी नहीं घुमाऊंगा। यहाँ पे मान लीजिए कि 3 पार्टियां हैं, 3 पार्टियों में से बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है और एक आम आदमी पार्टी है, ठीक है। तीनों के नेता एक एक नेता खड़े हो जाते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब तीनों के एक एक नेता खड़े हो जाते हैं और जनता वोट डालती है। जनता मान लीजिए कि वोट डालती है 50,000 जनता वोट डालती है, ठीक है, या 50,000 ज्यादा बड़ा अमाउंट हो गया, 500 लोग जनता वोट डालती है मान लीजिए। अब 500 लोगों ने अगर वोट डाला है तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को यानी कि एमएलए को अगर 350 सीट मिलती है, इस बंदे को मैं बोल सकता हूँ इस बंदे को 250 सीट मिलती है, तो 250 और 350 कितने हो गए हमारे, लगभग ज़्यादा ही हो गए, सॉरी, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ कि इसको 300 मिलती है और इसको 250 मिलती है और बीजेपी को 50 मिलती है, इसको 150 मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि इसको 50 मिली, इसको 150 मिली और इसको 300 मिली। तो यहाँ पे आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि टोटल 500 वोट ही डले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वोट किसको डले हैं, सबसे ज्यादा वोट डले हैं आम आदमी पार्टी को, 300 वोट। तो यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा सीटें मिल जाती है वो बंदा एमएलए बन जाएगा। बाकी के 50 वोट और 150 वोट बेकार गए, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि जिसको सबसे ज्यादा सीट मिलती है वही बंदा जो है विजेता होता है। ठीक है, सिंपल सा, आपको समझ में आएगा। First past the post system of a representation where a candidate who elected in a majority is prepared as a winner। जिस व्यक्ति को मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग सीट मिल गई वो विनर कहलाएगा और दूसरे लोग कुछ नहीं कर सकते। ये सिंपल शब्दों में, और पूरे भारत के अंदर चाहे वो काउंसलर का चुनाव हो, चाहे वो प्रधान का चुनाव हो, चाहे वो एमपी का चुनाव हो, चाहे वो एमएलए का चुनाव हो, किसी का भी चुनाव हो दोस्तों, इसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग चुनाव होता है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। जितने हमारे लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल बॉडी जितने भी होते हैं, इन तीनों के अंदर दोस्तों हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चुनाव करवाते हैं। और सिंपल शब्दों में आपको दिल्ली का मैंने एग्जांपल दे दिया। दिल्ली में 70 एमएलए खड़े होते हैं, 70 एमएलए के अकॉर्डिंग 70 बीजेपी, 70 कांग्रेस, 70 आम आदमी पार्टी के, और उनमें से जहाँ जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो रहा होता है वहाँ पे जनता वोट डालती है। जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिल गया वो कैंडिडेट जीत जाता है। लेकिन सम इंटरेस्टिंग पॉइंट इन अ सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम, हमने एमएलए, एमपी और काउंसलर लोकल बॉडी के अंदर हमने ये सिस्टम क्यों अपनाया हुआ है? जनता की आसानी के लिए, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है जो बहुत आसानी से कॉमन लोगों को समझ में आता है कि भाई मैंने जिस कैंडिडेट को वोट डाला उस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा सीटें मिली और उसके अकॉर्डिंग वो जीत गया। वोटर्स कैन गेट चॉइस बेसिक ऑन देयर इंटरेस्ट। वोटर्स को ऑप्शन मिल जाते हैं कि मान लीजिए कि आप जब मतदाता सूची के अंदर जाते हैं दोस्तों, तो उसमें ऐसे करके निशान बने होते हैं और आपको कोई एक बटन दबाना होता है। यहाँ पे उनके नाम लिखे होते हैं और नाम लिखने के बाद कोई एक बटन दबाते हो और मान लीजिए जिस बटन सबसे ज़्यादा दबे हैं वो व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हें चुनता है और बाकी वो जीत जाते हैं, है ना। तो इलेक्शन बेस्ड ऑन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इलेक्शन किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है। जैसे मान लीजिए कि दिल्ली के अंदर अगर इलेक्शन हो रहा है दोस्तों, तो दिल्ली का एक छोटा सा इलाका हो गया चांदनी चौक, तो चांदनी चौक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई चांदनी चौक, और चांदनी चौक के अंदर इलेक्शन हो रहा है। तो चांदनी चौक के अंदर जितने भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उन कैंडिडेट की ऐसे ईवीएम मशीन के ऊपर लिस्ट होगी और वोटर जाएंगे वहाँ वोट करेंगे, चाहे वो 1 लाख हो और चाहे वो 50,000 हो, चाहे वो 35,000 वोटर्स हो। वो वोटर जाएंगे उस ईवीएम को अपनी चॉइस के हिसाब से बटन दबाएंगे और ईवीएम में चॉइस के हिसाब से जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिल गई चांदनी चौक के अंदर वो एमएलए बन जाएगा। तो ये सिंपल सा था, बहुत आसानी से लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है ये सिस्टम, और इसीलिए उम्मीदवार वोटर्स कैन नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ द कैंडिडेट, क्योंकि यहाँ पे चांदनी चौक के अंदर जो एमएलए खड़ा हो रहा है वो वहीं का लोकल होता है, जनता भी वहाँ की लोकल होती है, तो वो उसकी क्वालिफिकेशन, उसके कामकाज उसको बहुत आसानी से समझ सकती है। तो ये बहुत आसानी सिस्टम था।
तो इसीलिए यहाँ पे ये सुटेबल मैं बोल सकता हूँ कि एक मतलब इंश्योर हो सकता है सुटेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए, और भारत में मोस्टली हिस्से पे ऐसा ही होता है। लेकिन दोस्तों प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव का खेल थोड़ा सा टेढ़ा है, इसके ऊपर फोकस करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बच्चों को समझ में ही नहीं आता है बच्चों को कि हो क्या रहा है। क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव अगर आपने समझ लिया तो आप फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के कई ज़्यादा बहुत आसानी से समझ पाएंगे। जैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है कि जितने भी माइनॉरिटीज़ ग्रुप के लोग हैं, मैं माइनॉरिटीज़ नहीं बोलूँगा, मैं ये मान के चलूँगा कि इसका थोड़ा सा अलग सिस्टम इसलिए बनाया गया ताकि जो दूसरे और नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोग होते हैं उनको बचाया जा सके। कैसे? फॉर इंश्योरिंग सफिशिएंट रिप्रेजेंटेटिव टू द माइनॉरिटीज देयर आर न्यू इलेक्टोरल सिस्टम फ्रेम्ड इन अ नेम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। दोस्तों होता क्या था, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग मान लीजिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 10 लोग खड़े हो रहे हैं। अब वोटर्स जरूरी नहीं है, मान लीजिए कि मैं एक वोटर हूं, मैं एक ए वोटर हूं, बी वोटर हूं, सी वोटर, ऐसे कोई भी वोटर मान लो। एक वोटर ए आता है, वो कहता है कि यार मुझे आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट पसंद है। एक वोटर आता है, वो कहता है मुझे बीजेपी का कैंडिडेट पसंद है। एक वोटर आता है, वो कहता है मुझे कांग्रेस का वोटर पसंद है। अब दोस्तों यहाँ पे वो बटन तो दबा देते हैं, कैंडिडेट जीत भी जाता है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया अभी कि 500 टोटल वोट हो रहे थे और 500 वोटों में से 300 वोट जो थे वो आम आदमी पार्टी कैंडिडेट को मिल गए और 150 वोट जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट को मिल गए और जो 50 वोट है दोस्तों वो कांग्रेस के। ये एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जिसको 300 वोट मिल जाती थी तो वो तो दोस्तों बहुत आसानी से जीत भी जाता था, लेकिन जिस व्यक्ति को 150 मिले हैं और जिस व्यक्ति को 50 मिले हैं तो वोटर्स उनको भी तो पसंद करते हैं, जब भी तो इनको वोट डाला गया था, है ना। तो इसीलिए इन वोटर्स की वैल्यू को समझ के और साथ में इनकी वैल्यू को समझ के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव का सिस्टम बनाया गया। लेकिन दोस्तों प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव का सिस्टम हमारे भारत में सिर्फ कुछ इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है, कुछ अलग से सिस्टम में इस्तेमाल करता है, पर बहुत सी कंट्री ऐसी है जो आज भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से ही चुनाव करवाती है। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है सबसे पहले प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव का इजराइल, नीदरलैंड एंड हॉलैंड। इसमें होता क्या है, इसमें होता है क्या, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव में पूरा का पूरा नीदरलैंड, मान लीजिए नीदरलैंड बहुत बड़ी कंट्री है, अगर आप देखेंगे वर्ल्ड मैप के अंदर जाके तो आपको वो लगभग इंग्लैंड के जस्ट पास में मिल जाएगी। यानी कि इंग्लैंड यानी कि आपको पता है लंदन जो उसकी राजधानी है, ब्रिटिशर्स जिन्हें हम बोलते हैं, उसके जस्ट थोड़ा सा पास में आपको मिल जाएगी। उस कंट्री ने इजराइल के सिस्टम को अपनाया। उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि मान लीजिए जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है XYZ ABCDEFGHI जो भी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी हो सकती है, उन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इजराइल, नीदरलैंड, हॉलैंड ने ये सिस्टम अपनाया हुआ है कि मान लीजिए कि 3 कैंडिडेट है दोस्तों, 3 कैंडिडेट है ABC, यहाँ पे 3 कैंडिडेट है, हर जगह हर पार्टी से 3 कैंडिडेट खड़े होते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी जनता वोट करती है ना, जितनी भी जनता वोट कर रही है, वो जनता किसी स्पेशल कैंडिडेट को वोट नहीं करती है, वो जनता सिर्फ करती है वोट पार्टी को, बस पार्टी को वोट करती है। उस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से जिस पार्टी को जितनी सीटें मिलती है उतने ही उनके MLA या मिनिस्टर्स उस इलाके के अंदर चुन लिए जाते हैं। सिंपल सा सिस्टम था, मतलब ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से बहुत ज़्यादा अलग है। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। मान लीजिए कि एक कैंडिडेट है शक्तिमान, एक कैंडिडेट है छोटा भीम और एक कैंडिडेट है आयरन मैन, ठीक है। एक ऐसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया। अब पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर लोग वोट डाल रहे हैं, शक्तिमान किसी पार्टी से है, छोटा भीम किसी पार्टी से और आयरन मैन जो है किसी और पार्टी से। अब यहाँ पे दोस्तों शक्तिमान को 500 लोगों ने चाहा, छोटा भीम को वहाँ पे 300 लोगों ने चाहा और यहाँ पे आयरन मैन को 250 लोगों ने चाहा। तो जिसको 500 लोगों ने चाहा तो शक्तिमान की पार्टी के अकॉर्डिंग उतने ही मिनिस्टर चुने जाएंगे। जिसको छोटा भीम को 300 लोगों ने चाहा तो उसके अकॉर्डिंग उनके MLA को चुने जाएंगे, MP को चुना जाएगा। जिसको आयरन मैन ने जितने लोगों को चाहा या जितने लोगों ने आयरन मैन को वोट करा तो उसके हिसाब से उनके MLA को चुन लिया जाएगा।
मतलब इसमें टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है कि जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली है वही जीतेगा, बाकी दूसरा व्यक्ति जीतेगा ही नहीं। समझ रहे हैं? तो हॉलैंड, इजराइल और नीदरलैंड के अंदर इन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, जो मेरे हिसाब से बहुत सही है। इसमें किसी एक पार्टी की चलेगी नहीं, है ना। एक पार्टी कभी सत्ता में आ ही नहीं सकती है, दूसरी पार्टी की उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी क्योंकि उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से चुना गया है। अब ऐसा ही सेम एग्जाम्पल दूसरी कंट्री का है, अर्जेंटीना और पुर्तगाल का। लेकिन अर्जेंटीना और पुर्तगाल का थोड़ा सा अलग है। इसमें होता क्या है कि इसमें होता ये कि मान लीजिए अर्जेंटीना के 4 हिस्से कर देते हैं, ठीक है, 4 हिस्से कर देते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। अब अर्जेंटीना के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी होता है ना, उसे बना जाता है। मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब होता है यहाँ पे जो भी लिस्ट निकाली जाएगी 3-4 कैंडिडेट की वो अलग होगी, यहाँ पे जो लिस्ट निकाली जाएगी 3-4 कैंडिडेट की वो अलग होगी, यहाँ पे जो लिस्ट निकाली जाएगी 3-4 कैंडिडेट की वो अलग होगी, और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही कैंडिडेट की लिस्ट निकाली जाएगी। अब दोस्तों इन कैंडिडेट के साथ भी सेम वही सिचुएशन है। मान लीजिए कि ए को मिल गई, ए पार्टी को मिल गई यहाँ पे 30% सीट, बी पार्टी को मिल गई यहाँ पे 25% सीट, और सी पार्टी को मिल गई यहाँ पे 15% सीट, और डी पार्टी को यहाँ पे मिल गई 50% सीट। ऐसे ही यहाँ पे कुछ परसेंटेज मिलेगी, ऐसे यहाँ पे कुछ परसेंटेज मिलेगा, और ऐसे यहाँ पे भी कुछ परसेंटेज मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जितना परसेंटेज वोटर जिनको वोट कर रहा है उतने ही परसेंटेज के हिसाब से उनके मिनिस्टर्स को उन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रखा जाता है। भारत के अंदर ये सिस्टम बिल्कुल नहीं होता है, इसकी वजह से ये 2 एग्जाम्पल बिल्कुल अलग थे। लेकिन क्या हमारे भारत देश के अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव का इस्तेमाल किया जाता है? यस, ऑफ कोर्स किया जाता है, पर वो एमएलए, एमपी या काउंसिलर मिनिस्टर के लिए नहीं होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम हमारे भारत देश के अंदर एक लिस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, और एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जैसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली बोला जाता है। अब इसके ऊपर आपको फोकस इसलिए करना है कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव हमने पढ़ा था अभी सिस्टम, वो दूसरी कंट्रियों का था। हमारी कंट्री के अंदर भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, पर उसका सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। उसका सिस्टम कैसे अलग होता है? सबसे पहले आप लिस्ट सिस्टम जानिए। लिस्ट सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे एन इलेक्शन इज लिस्ट एन इलेक्ट्रल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बाय विच द इलेक्टोरल ऑफ अ एरिया ऑफ वोट कैन बी लिस्टेड फॉर अ कैंडिडेट ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पे लिस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब क्या हो गया? राज्यसभा के अंदर मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, क्योंकि हमारे राज्यसभा के अंदर ही क्या कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव का सिस्टम इस्तेमाल में लाया जाता है। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों राज्यसभा के मेंबर चुने जाने हैं, जो 31 अभी उनकी संख्या है। संख्या के हिसाब से होता है, ये कहीं बिहार में 16 है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 1 है। उसके हिसाब से यहाँ पे जो लिस्ट बनाई जाती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कहते हैं हम जनता अपने जो एमपी होते हैं या राज्यसभा वाले एमपी उनको चुनते हैं। इसमें होता है क्या, मान लीजिए यूपी के अंदर हमें राज्यसभा के मेंबर को चुनना है, तो हम एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट कैसे बनाएंगे? यहाँ पे बीजेपी जो है वो अपनी अलग लिस्ट बनाएगी, और बीएसपी जो है दोस्तों वो अपनी अलग लिस्ट बनाएगी, समाजवादी पार्टी जो वो अपनी अलग लिस्ट बनाएगी, उसके बाद दूसरी और जो नॉर्मल पार्टी जनता दल जो है वो अपनी अलग लिस्ट बनाएगी। मान लीजिए यूपी के अंदर 31 जो है राज्यसभा मेंबर होते हैं, जो पूरी तरीके से लिस्ट के अकॉर्डिंग ही पास आउट होके बने। अब यहाँ पे हर साल हर 1/3 जो होते हैं हर 2 साल के अंदर राज्यसभा के अंदर से निकलते रहते हैं। अब जब राज्यसभा से अंदर से हर 2 साल के अंदर जो नए एमएलए होते हैं वो जो नए एमपी होते हैं वो चुने जाते हैं, तो उनकी एक लिस्ट तैयार करी जाती है हर बार। कैसे? अब बीजेपी कहता है कि मैं इन 4 लोगों को चुनना चाहता हूँ, बीएसपी कहता है हमारे ये 4 लोग होंगे, एसपी कहते हैं हमारे ये 4 लोग होंगे, और जनता दल बोलती है हमारे ये 4 कैंडिडेट होंगे जो राज्यसभा के लिए अब नॉमिनेट होना चाहते हैं या होंगे। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, एक लिस्ट बन गई, ये तो हो गया एक लिस्ट सिस्टम। लिस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग हर पार्टी अपने एमपी की लिस्ट बनाएगी, और लिस्ट तैयार करने के बाद वो पेश होगा, और जो लिस्ट तैयार होगी उसके बाद उन सभी बीजेपी, बीएसपी, एसपी या जनता दल के जितने भी एमपी होते हैं उनको एक कोटा चाहिए होता है जिसके हिसाब से वो सिलेक्ट होंगे। वो क्या है वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ।
अब यहाँ पे हर कैंडिडेट ईच पार्टी प्रिपेयर्ड ऑफ अ लिस्ट कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ अ सीट टू बी फिल्ड। अब ये क्या है वो मैं भी आपको बता दूंगा। इसमें क्या होता है कि लिस्ट बनाई गई है और लिस्ट सबमिट करने के बाद अब उन्हें कोटे की ज़रूरत होती है जिसके हिसाब से वो कैंडिडेट जीतेगा। ठीक है। दूसरा सिस्टम होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये सिस्टम थॉमस हैरे ने बनाया था। इस सिस्टम को उन्होंने पूरी तरीके से मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बुक के अंदर बहुत अच्छी तरीके से मेंशन किया हुआ है। इस सिस्टम की खासियत दोस्तों यही होती है कि मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी इसके अंदर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया राजस्थान से अगर हमें एमपीओ की ज़रूरत है और राज्यसभा के एमपी की ज़रूरत है तो हर पार्टी एक लिस्ट बनाएगी और उनको वोट डाला जाएगा। ठीक है, उनको वोट डाला जाएगा और ट्रांसिबल वोट सिस्टम इसके अंदर होता है। ट्रांसिबल वोट सिस्टम क्या है उसको मैं थोड़ा सा डीपली करके मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी उसके अंदर, है ना। कोटा सिस्टम जो है रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है और आपको फोकस इस चीज़ के ऊपर करना है। इस पे अगर आपने फोकस कर लिया तो आप एसटीवी सिस्टम जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम वो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये तो आपको क्लियर हो गया कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है वो भारत के अंदर जो राज्यसभा होता है उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसमें जनता वोट नहीं डालती है। जनता वोट इसलिए नहीं डालती है क्योंकि एमएलए जिन्होंने जनता ने चुन के भेजा है उनको, तो एमएलए जो होते हैं वो वोट डालते हैं इसके अंदर। ठीक है, और एसटीवी सिस्टम क्या है वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। देख लीजिए ये, अब यहाँ पे मान लीजिए कि किसी भी कैंडिडेट को, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ बिहार का एग्जांपल देता हूँ मैं, आप इससे समझिए। ठीक है, बिहार के अंदर अगर मुझे राज्यसभा के मेंबर को चुनना है, अब राज्यसभा की संख्या टोटल बिहार के अंदर 16 है। अब 16 के 16 कैंडिडेट हर बार नहीं चुने जाते हैं। 16 के 16 कैंडिडेट में से होता क्या है कि कुछ कैंडिडेट चुने जाते हैं और कुछ कैंडिडेट होते ही होते हैं राज्यसभा के अंदर। अब हर 2 साल के अंदर हमें कैंडिडेट को चुनना होता है, तो इसके लिए किया क्या जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब मान लीजिए कि 16 कैंडिडेट में से अब रिक्वायरमेंट अभी सिर्फ 4 कैंडिडेट की है। ठीक है, सिर्फ 4 कैंडिडेट की है और बिहार के अंदर जो एमएलए की संख्या है वो लगभग मैं बोल देता हूँ 200 है। अब जो 200 है बच्चों, तो वो हो गए टोटल वोट, कुल मतदान हो गए। ठीक है, कुल मतदान कितने हो गए 200। अब कुल विजयी उम्मीदवार कितने चाहिए हमें, सिर्फ 4 चाहिए, है ना। तो यही लोग एमएलए जो है यही वोट करेंगे अपने एमपी को। और दोस्तों ये 4 जो है इनकी लिस्ट बना के पहले से ही तैयार की गई है। अब हर पार्टी यही कोशिश करेगी कि मेरा जो एमपी है वो जाके राज्यसभा के अंदर बैठे। बिहार के अंदर जो पार्टी होगी उन्होंने 4 लोगों के नाम पहले से फिक्स कर दिए कि शक्तिमान, छोटा भीम, आयरन मैन, और उसके बाद में बोल सकता हूँ कोई और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आयरन मैन हो गया, सुपरमैन मान लेता हूँ मैं। ये 4 कैंडिडेट के नाम दे दिए। अब दोस्तों ये 4 कैंडिडेट के नाम बिहार के एमएलए ही चुनेंगे, बस अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चुनेंगे। इसमें होगा क्या कि कोई भी नॉर्मल सा कैंडिडेट जो है, चाहे शक्तिमान हो, चाहे छोटा भीम हो, चाहे आयरन मैन हो, चाहे सुपरमैन हो, उसको अपने राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एक मिनिमम सीट रिक्वायर्ड होगी और वो ऐसे ही बनाई जाएगी कि टोटल एमएलए की संख्या 200 है, यानी कि कुल मतदान जो है 200 होने हैं। कुल विजयी उम्मीदवार जो होंगे 4 में से ही होंगे और प्लस में 1 और ब्रैकेट बंद करा तो प्लस में 1 ऐसे करके होगा। तो यहाँ पे जब इसे काटा जाएगा तो आप देखेंगे 4 पंजे 20 है ना, 4 पंजे 20 0 और ये कितने हो गए 51, 50 प्लस 1 है ना, और यहाँ पे प्लस 1 है तो ये 51 प्लस 1 इज इक्वल टू 52। तो मतलब एक कैंडिडेट को मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी कि अगर उसे 52 एमएलए का सपोर्ट हो गया तो वो व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर बन जाएगा। ठीक है, और एसटीवी सिस्टम ये बताने की कोशिश करता है कि अगर 200 वोट मान लीजिए किसी कैंडिडेट को, ए कैंडिडेट, बी कैंडिडेट, सी कैंडिडेट, डी कैंडिडेट, है ना, ये कैंडिडेट है, तो एक कैंडिडेट को तो 52 सीटें मिल गई और हमें 4 कैंडिडेट को पहुंचाना है। यहाँ पे इसको मिली 15 सीटें, इसको मिली 10 सीटें और इसको मिली मान लीजिए 9 सीटें मिली, है ना। तो ऐसे नंबर पे तो ये लोग तो रिक्वायर्ड हो ही नहीं पा रहे। तो सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम का मतलब ये होता है जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा कम सीटें मिली हुई है उसी कैंडिडेट की सीटों को इन दोनों कैंडिडेट के
साथ में बांट दिया जाता है, जिससे इनका नंबर ऊपर चला जाए और फिर ये लोग क्या कहते हैं चुन के राज्यसभा के मेंबर बन जाए। तो ये है सिस्टम, कोटा सिस्टम के बारे में, और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो राज्यसभा के अंदर ऐसा ही सिस्टम का इस्तेमाल करा जाता है, एसटीवी सिस्टम का इस्तेमाल करा जाता है। अगर किसी एक कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट कम हो तो ईच स्टेट हैव इट्स ओन सीट, और उनकी हर स्टेट की अपनी खुद की ओन सीट होती है। मैंने आपको पहले बता दिया, जनसंख्या के हिसाब से होता है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जनसंख्या के हिसाब से हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर राज्यसभा के मेंबरों की सीट फिक्स होती है। बस वहाँ के एमएलए जो होते हैं उनको वोट करते हैं, और जो मैंने कोटा सिस्टम बना दिया वो वही फॉर्मूला उसके अंदर लगता है जो अभी आपको बताया गया था। सीट डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, ये आपको बता दिया गया है ना। तो राज्यसभा के सांसद, विधानसभा के जो लोग होते हैं वही सदस्यों को चुनते हैं, राज्यसभा के मेंबर को, और एवरी वोटर्स मार्क हिज प्रेफरेंस। ये प्रेफरेंस मैंने आपको बता दिया। प्रेफरेंस का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि बिहार के अंदर 4 लोगों को चुनना था, और बिहार की जो भी पार्टी है उसने 4 अपने राज्यसभा के मेंबरों को बोल दिया कि शक्तिमान 1 है, आयरन मैन 1 है, छोटा भीम 1 है, और उसके बाद सुपरमैन जो है वो 1 है। तो जितने भी वोटर्स होते हैं, एमएलए के जो वोटर्स होते हैं, वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इनको चुनेंगे कि भाई आयरन मैन को मैं कहता हूँ पहले पे जाना चाहिए, सुपरमैन को दूसरे पे जाना चाहिए, शक्तिमान को तीसरे पे जाना चाहिए, और छोटे भीम को चौथे पे जाना चाहिए। तो ये प्रेफरेंस के हिसाब से 200 एमएलए जो है अपनी प्रेफरेंस देते हैं, और उसके बाद जिसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस के हिसाब से सीटें मिल जाती है वो राज्यसभा के मेंबर के लिए नॉमिनेट हो जाता है। ठीक है ना। निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम कोटे की ज़रूरत होती है। ये न्यूनतम कोटा मैंने बता दिया उस फॉर्मूले के हिसाब से होता है जो वहाँ पे सीटें बनाई जा रही है, और उसके हिसाब से जितने एमएलए वहाँ पर हैं तो उसके हिसाब से वहाँ पे बनाया जाएगा। तो ये सिस्टम है, ये मैंने आपको बता दिया। ये हर जगह पे अलग अलग सिस्टम हो सकता है। बिहार का अलग हो सकता है, राजस्थान का अलग हो सकता है, उत्तर प्रदेश का अलग होता है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर 600 एमएलए है ना, और उसके बाद जो वहाँ से चुने जाने हैं, वहाँ से चुने जाने 30 उम्मीदवार चुने जाने। तो 30 उम्मीदवार को चुनने के लिए दोस्तों वहाँ पे मैंने फॉर्मूला वहाँ गलत लगा दिया था। 30 उम्मीदवार को चुनने के लिए वहाँ पे मान लीजिए 29 उम्मीदवार चुनने, तो 29 उम्मीदवार को चुनने के लिए उसे कहीं ना कहीं क्या कहते हैं नॉर्मल कोटे की ज़रूरत पड़ेगी। तो नॉर्मल कोटा कौन सा होगा, ये 30 हो गया, और ये 1 हो गया, ये कट गया, ये 20 और +1, तो मतलब कि 21। अगर 29 एमएलए बनने हैं राज्यसभा के मेंबर, तो कैंडिडेट को जीतने के लिए कम से कम 21 सीटें चाहिए, 21 वोट चाहिए। तो ये उम्मीदवार के कोटे के हिसाब से होता है। ठीक है। तो हमारे भारत देश ने कौन सा सिस्टम बना रखा है, हमारे भारत देश ने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बना रखा है, जो बहुत ज़्यादा आसान है, जनता को समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, और ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बना रखा है इसी वजह से। और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव है वो हमने राज्यसभा के अंदर अपना रखा है, और उस सिस्टम को और आसान बनाने के लिए मतलब हमने STVP जो है सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम, वो भी हमने बना रखा है। तो पेपर के अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि अब बताइए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव में दोनों में अंतर क्या होता है। तो आप ये वीडियो को पॉज करके आप आसानी से इस चीज़ को लिख सकते हैं, और बहुत आसानी से आपको ये याद करना होगा। पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है। तो आई होप यू गॉट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस चैप्टर। वीडियो के तीसरे पार्ट पे मिलेंगे और समझेंगे और भी ज़्यादा डीपली इस चैप्टर के बारे में। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।